नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश चौधरी पराक्रम एकेडमी बनाड़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। मित्रों, हम मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा विषय रहेगा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र पढ़ने से पहले मित्रों हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाचन किसका करेंगे। हम पाचन करते हैं भोजन का। भोजन मनुष्य द्वारा जो भी पदार्थ ग्रहण किया जाता है, इनटेक किया जाता है, इनहेल किया जाता है, वह भोजन कहलाता है। किए हुए भोजन को हम कोशिकाओं द्वारा अवशोषण योग्य बनाते हैं। यह क्रिया पाचन कहलाती है और इसमें सम्मिलित सभी अंग जो होते हैं वह पाचन तंत्र कहलाते हैं। मानव पाचन तंत्र को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। दूसरा होता है सहायक पाचक ग्रंथियां। मित्रों, आहार नाल जो होता है वह मुख गुहा से प्रारंभ होता है तथा एनस तक, गुदा तक फैला हुआ होता है। तो मित्रों हम शुरू करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र को मित्रों दो भागों में बांटा गया है। पहला आहार नाल और दूसरा है मित्रों सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो होती है मित्रों मुख गुहा से प्रारंभ होकर एनस तक फैली हुई होती है। सर्वप्रथम जो पहला भाग है आहार नाल का वह मुख गुहा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहलाता है। इसके अलावा जो अपना दूसरा भाग होता है, ये जहां से मुख गुहा से आगे घुमा हुआ भाग, यह अपने फेरिंक्स कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। जहां से भोजन आगे ग्रहण किया जाता है ग्रसनी कहलाता है या अंग्रेजी में फेरिंक्स कहलाता है। इसके अलावा जो आगे वाला पोर्शन है जहां पर भोजन आमाशय तक पहुंचाया जाता है वह ओसोफेगस या ग्रास नलिका कहलाती है। इसके बाद भोजन जो होता है अपने इस आमाशय के अंदर आकर स्टोर होता है। आमाशय को भोजन थैली भी कहा जाता है। यहाँ पर स्टोर होने के बाद, यहाँ पर अम्लीय वातावरण बनने के बाद भोजन जो होता है वह अपने छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में आता है। जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसके पीछे छोटी आंत होती है और छोटी आंत का एक पार्ट होता है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। इसके बाद में भोजन छोटी आंत से होता हुआ यहाँ पर बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यह आपकी बड़ी आंत है, इसके भी 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है यह अपना आहार नाल कहलाता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है मित्रों वह होती है अपने 10 मीटर। 10 मीटर या लगभग 30 फुट बोल सकते हैं इसको। आहार नाल की लंबाई 10 मीटर तक होती है। इसके अलावा बात करें मित्रों हम तो दूसरा जो पोर्शन आता है वह आता है अपना सहायक पाचक ग्रंथियां का। सहायक पाचक ग्रंथियों में सर्वप्रथम मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां होती है। इसके अलावा बात करें सहायक पाचक ग्रंथियों में तो दूसरा जो पोर्शन होता है वह अपना लीवर होता है, यकृत होता है, कलेजा होता है। और तीसरा जो पार्ट है वह होता है अपना पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं।
अग्न्याशय। ये मुख्यतः होते हैं मित्रों सहायक पाचक ग्रंथियां। तो प्रारंभ करते हैं हम आहार नाल से। आहार नाल में मित्रों इसका प्रारंभ जो है या इसका पहला जो भाग है वह है मुख गुहा। मुख गुहा जिसे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। दूसरी जो भाग है इसका वह है अपना ग्रसनी जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। तीसरा जो आहार नाल का भाग है मित्रों वह है ग्रास नली या ग्रास नलिका भी कह सकते हैं जिसे ओशोफेगस कहा जाता है। इसके बाद में भोजन जो होता है वह अपना आमाशय में स्टोमक में जाता है। आमाशय या स्टोमक। इसके बाद मित्रों भोजन अपना जाता है आंत में। आंत के दो भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सर्वप्रथम आमाशय से छोटी आंत जुड़ी होती है। छोटी आंत स्मॉल इंस्टेटाइन। इसके बाद में जुड़ी होती है मित्रों यह बड़ी आंत से। लार्ज इंस्टेटाइन। ये भाग होते हैं मित्रों आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल के। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे और हम प्रारंभ करते हैं अपने मुख गुहा से। मुख गुहा में मित्रों हम दांत एवं जीभ का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सहायक पाचक ग्रंथियों का जो लार ग्रंथियां हैं वह भी मुख गुहा के अंदर ही पाई जाती है। तो हम प्रारंभ करते हैं दांत एवं जीभ से। तो मुख गुहा में मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट दांत का और जीभ का। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों दांत से। हम मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं और मनुष्य में जो दांत होते हैं वह विषम दंती होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य विषम दंती होता है। मनुष्य विषम दंती होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों दांतों के प्रकारों के बारे में। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ICPM। ICPM यानी जब मैंने प्रधानमंत्री को देखा तब दांत दिखाए। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो 4 दांतों के प्रकार है, इनसाइजर यानी कृतनक, इनसाइजर कृतनक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्र चवर्णक और लास्ट है मोलर चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मित्रों। इंसाइजर, कैनाइन,
प्रीमोलर और मोलर। इन चारों दांतों के अलग अलग काम होते हैं। अपने जो कृतनक दांत है, यह क से कृतनक और क से काटना, यानी हमारे भोजन को काटने में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? कृतनक। कृतनक दांत काटने का कार्य करते हैं। यदि हमें पूछा जाए कि मनुष्य के कौन से दांत काटने का कार्य करते हैं, तो हम कहेंगे कृतनक या इंसाइजर दांत जो है वह काटने का कार्य करते हैं। इसके अलावा बात करें हम रदनक की, तो रदनक चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा चवर्णक और अग्र चवर्णक जो है, ये दोनों चबाने का कार्य करते हैं। मित्रों, बात करें हम यदि दांतों के भिन्न भिन्न प्रकारों की, तो कई दांत जन्म के 6 माह के भीतर आ जाते हैं। कई प्रकार के दांत 1 वर्ष के बाद आते हैं। प्री मोलर जो होते हैं 12 से 13 साल की उम्र में आते हैं, तथा मोलर दांत जो है वह अपने 1.5 साल में आ जाते हैं। तो इनका यदि बात करें आने के क्रम की, तो सर्वप्रथम अपने कृतनक दांत आते हैं जो 6 माह के भीतर आ जाते हैं। इसके बाद अपने आते हैं कैनाइन दांत जो 12 महीने के भीतर आते हैं, तथा जो चवर्णक दांत होते हैं ये अपने 1.5 साल यानी 18 माह के भीतर आते हैं। अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं यह 10 साल से 12 साल के मध्य आते हैं। इनके आने का फिक्स क्रम नहीं है, लगभग 10 से 12 साल हम कह सकते हैं। मित्रों, इंसाइजर दांत जो होते हैं, ये वाले दांत होते हैं आगे वाले जो काटने का कार्य करते हैं। यह दांत इंसाइजर दांत है। इन्हें कृतनक दंत कहा जाता है। इसके पास वाले जो हैं, यह दांत यह रदनक दांत है जो आगे से थोड़ा बड़ा हुआ होता है। इसके अलावा बात करें हम इन दांतों की, तो ये जो दांत है यह प्रीमोलर है, तथा लास्ट वाले जो दांत है यह मोलर दांत है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि चूहे के कुतरने वाले दांत किन दांतों का रूपांतरण है, तो हमारा आंसर होगा चूहे के कुतरने वाले दांत कृतनक दांतों का रूपांतरण है। दूसरा, यदि हमें पूछा जाए कि हाथी के बड़े हुए दांत किन दांतों का रूपांतरण है, तो ये भी कृतनक दांतों का रूपांतरण है। इसके बाद यदि हमें पूछा जाए कि मांसाहारी जीवों में सबसे सक्रिय दांत कौन से हैं, तो ये आते हैं अपने रदनक जो चीरने और फाड़ने में ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद यदि हमें चबाने का पूछे कि जानवर जुगाली करते समय किन दांतों का प्रयोग करते हैं, तो ये होंगे अपने चवर्णक दांत। अब बात करते हैं मित्रों दंत सूत्र की। दंत सूत्र की बात करने से पहले मित्रों हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, यानी मनुष्य विषम दंती होने के साथ साथ द्विबार दंती भी होता है। यानी दांत जो होते हैं वह 2 बार आते हैं, एक तो दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो पहले हम दांत सूत्र में हम बात करते हैं बच्चों का दंत सूत्र। तो मित्रों बच्चों में जो दंत सूत्र पाया जाता है वह होता है अपने 2102। यानी बात करें हम यहां से, तो जो बच्चों में दंत सूत्र पाया जाता है 21, जो इंसाइजर 2 दांत होते हैं वह 2 होते हैं। उसके बाद कैनाइन 1 होता है। प्री मोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, जबकि मोलर दांतों की संख्या बच्चों में 2 होती है। तो बच्चों का जो दंत सूत्र बनता है वह 2102, यह बच्चों का दंत सूत्र बनता है। ठीक इतने के इतने दांत इधर, ये इतने के दांत इतने इधर, और सेम जो
टिप है वो नीचे भी पाए जाते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया 2102, ये बच्चों का दंत सूत्र है। यदि बात करें हम स्थायी दांतों के दंत सूत्र के बारे में तो ये होता है हमारे 2123। बच्चों के दंत सूत्र में यदि संख्या की बात करें तो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वह संख्या में 20 होते हैं, जबकि बड़ों में दूध के दांत नहीं होते, स्थायी दांत होते हैं और इनकी संख्या होती है 32। देखिए 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 और 8 इधर 16 और 16 आई नीचे वाले जबड़े में, तो हो गए अपने टोटल कितने 32। यानी स्थायी दांतों की संख्या 32 और दूध के दांतों की संख्या 20। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते या दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं पाए जाते। तो हमारा आंसर होगा प्रीमोलर दांत, अग्र चवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। इसीलिए ये सारे गिरने के बाद प्रीमोलर दांत आते हैं और 10 से 12 वर्ष की आयु में आते हैं। ये हो गया मित्रों दंत सूत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं दांतों की संरचना या इसकी बनावट के बारे में। तो मित्रों बात कर रहे हैं हम मानव दांतों की। दांत जो होता है मित्रों यह इस प्रकार दांत की संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। इसका ऊपरी भाग शिखर या डेंटाइन कहलाता है। मध्य भाग तथा ये जो होता है जो जबड़े में धसा हुआ होता है यह निम्न भाग जिसे जड़ या रूट भी कहा जाता है। मध्य भाग को मैक्सिला भी कहते हैं। ये हो गए मित्रों दांत के संरचना के बारे में। इस मनुष्य का जो ये दांत होता है वह 98% कैल्शियम लवणों का बना होता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 98% कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के दांत बने हुए होते हैं। दांत जो होते हैं मित्रों इसका जो ये ऊपरी भाग है, दांत का ऊपरी भाग, इस पर एक परत होती है जिसे दंतवल्क या इनेमल कहा जाता है। यह इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग नहीं, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। शरीर का, पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यदि पूछा जाए तो वो आपका इनेमल होता है। ये मित्रों कठोर होने का कारण होता है कि इसमें जल की मात्रा 0% होती है, और जिसमें जल की मात्रा 0% होती है वह चीज कठोर होती है। तो इनेमल में जल की मात्रा 0 होती है। इस इनेमल को मजबूती फ्लोरीन देता है। इस इनेमल को मजबूती कौन देता है? फ्लोरीन। इनेमल को मजबूती फ्लोरीन देता है। यदि शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाती है
तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तथा यदि शरीर में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए तो दांतों में विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। अपने नागौर बेल्ट में, जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं, इसमें पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक है, जिससे वहां के लोगों में फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है, इसलिए उसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। वहां के लोगों में दांतों में विकृतियां तथा हड्डियों में विकृतियां पाई जानी स्वाभाविक है, क्योंकि जल के अंदर फ्लोरीन की मात्रा अधिक है। अब बात करते हैं मित्रों दांतों में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं के बारे में। तो दांतों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसे ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं दांतों में पाई जाती है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह ओडोंटोलॉजी कहलाती है। दांतों के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को या दांतों के उपचार करने वाले डॉक्टर को डेंटिस्ट या ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इनके पास जो डिग्री होती है वह BDS डिग्री होती है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। दांतों का जो ये पीला कलर हो जाता है इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो फ्लोरीन की अधिकता, दूसरा होता है अपनी लार ग्रंथियों से स्रावित लार। तो ये बातें होगी मित्रों दांत के बारे में। अब हम बात करते हैं मित्रों जीभ के बारे में। यह मुख गुहा में पाई जाने वाली मांसल संरचना है। कैसी संरचना है? मांसल संरचना है, अर्थात मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है। मित्रों जीभ के अंदर विभिन्न स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद की अनुभूति करवाती है। स्वाद कलिकाएं जिन्हें टेस्ट ब्लेड कहा जाता है, यह हमें स्वाद की अनुभूति करवाती है। मित्रों जीभ का जो अग्र भाग है यह हमें मीठे का अनुभूति करवाता है। जीभ का अग्र भाग मीठे की अनुभूति करवाता है तथा इसके जो ये पार्श्व भाग हैं यह हमें खट्टे का अनुभव करवाते हैं तथा ये जो मध्य भाग है यह भाग हमें नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है तथा जो ये लास्ट वाला भाग है यह हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। कोई भी खट्टी चीज देखते हैं तो लार आती है कि नहीं आती? तो साइड में से लार आती है, अर्थात ये साइड वाले जो भाग है वो हमें खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। किसी भी चीज को, मीठी चीज को चखना होता है तो हम जीभ के अग्र भाग से पता करते हैं तथा नमकीन भाग मध्य से। और हम कोई भी गोली टैबलेट लेते हैं तो हम पीछे रख लेते हैं तो हमें बहुत कड़वी महसूस होती है। इसलिए हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो जीभ का अंतिम भाग है यह हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। अब बात करते हैं मित्रों मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के बारे में। मित्रों लार ग्रंथियां मानव शरीर में मुख गुहा में 3 होती है। तो बात करते हैं मित्रों लार ग्रंथियां। यह 3 प्रकार की होती है। एक मित्रों अपने कान के जस्ट इधर नीचे पाई जाती है जिसे उपकर्ण ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है। दूसरी अपने ये जो मसूड़े हैं इनके पास पाई जाती है
और एक अपने जीभ के नीचे पाई जाती है, अधोजंब तथा अधोजीवा, जिनके अलग अलग नाम हैं। तो पहली है मित्रों उपकरण ग्रंथि, उपकरण ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है मित्रों अधोजंब, अधोजंब ग्रंथि। और तीसरी है मित्रों अधोजीवा, अधोजीवा ग्रंथि। यह तीनों ग्रंथियां मित्रों मिलकर के 1.5 लीटर लार का प्रतिदिन स्राव करती है, प्रतिदिन स्राव या सेक्रेशन करती है। ये जो आपको कान के नीचे जो ग्रंथि नजर आ रही है मित्रों, ये है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, उपकरण ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी जो ग्रंथि है मित्रों, ये है आपके सब मैंडिबुल अधोजंब ग्रंथि। और तीसरी है मित्रों आपके जीभ के नीचे पाई जाती है, इसे सब लिंगुअल ग्लैंड या अधोजीवा ग्रंथि कहा जाता है। ये तीन ग्रंथियां मिलके प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं। मित्रों बात करते हैं हम लार के बारे में। तो लार जो है लार जो है 99% जल तथा 1% एंजाइम्स से मिलके बनी होती है। लार में 99% जल तथा 1% एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। लार में मुख्यतः जो एंजाइम होता है वह होता है टाइलिन, जो एमाइलेज का पार्ट है। और दूसरा होता है मित्रों लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम। टाइलिन जो एंजाइम है मित्रों, ये हमारे स्टार्च का पाचन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है तथा पॉलीसेकेराइड है। इसका पाचन करके यह इसको डाइसेकेराइड माल्टोज में बदल देता है। सेकेराइड जो है वह शर्करा की एक इकाई होती है। यदि एक ग्लूकोज का अणु हो तो वह मोनोसेकेराइड है, 2 अणु हो तो वह डाइसेकेराइड है और बहुत सारे अणु हो तो वह पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च जो होता है यह पॉलीसेकेराइड होता है, यह पॉलीसेकेराइड होता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं जिसमें स्टार्च होता है यह पॉलीसेकेराइड होता है। इसको ये कन्वर्ट करके डाइसेकेराइड में बदल देता है, डाइसेकेराइड में बदल देता है। कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है, यानी टाइलिन माल्टोज में बदल देता है। ये माल्टोज जो होता है वह हल्की मीठी शर्करा होती है। इसलिए जब भी हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, लार को अधिक मिक्स करते हैं, तो हमें भोजन थोड़ा सा मीठा लगता है। इसका कारण होता है मुख गुहा में बनने वाली माल्टोज शर्करा। एक तथ्य इसमें और है मित्रों कि 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा के अंदर ही हो जाता है। 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा के भीतर ही हो जाता है। और मुख गुहा के अंदर जो पाचित भोजन है वह बोलस कहलाता है। मुख गुहा के अंदर पाचित भोजन बोलस कहलाता है। इसके बाद भोजन जो होता है वो अपने फेरिंग्स से होते हुए
आगे आहार नाल के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया मित्रों लार के बारे में सामान्य जानकारी। लार में मित्रों लार का जो पीएच मान होता है, लार का जो पीएच मान होता है वह 5.5 से 6.5 के मध्य होता है, अर्थात हल्का सा अम्लीय प्रवृत्ति का लार होता है। मित्रों जो हमारा मुख है इसमें भोजन के कुछ अंश रहने के कारण भोजन का जीवाणुओं द्वारा अम्लीय मात्रा ज्यादा बढ़ने से अपने जो दांत है यह पीले पड़ जाते हैं, और पीले पड़ने का मुख्य कारण होता है मुख के अंदर अम्लीय वातावरण का बनना। इस अम्लीय वातावरण को शांत करने के लिए हम हल्का क्षारीय प्रकृति का, कैसा क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन प्रयोग करते हैं। यदि हमसे ये पूछा जाए कि अपना जो टूथपेस्ट होता है, दंत मंजन होता है, वह किस प्रवृत्ति का होता है, तो हमारा उत्तर होगा मित्रों वह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जो अपने मुख का वातावरण है वह हल्का अम्लीय वातावरण है और अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इसलिए दांतों के सड़न से रोकने के लिए हमें टूथपेस्ट को हल्का क्षारीय प्रकृति का बनाना पड़ता है, जिससे मुख के अंदर अम्लीय वातावरण न रहे। बात करते हैं मित्रों पीएच की। तो पीएच का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी और सोरेनसन ने ही इसके लिए पीएच नामकरण किया था। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो अपना माध्यम है उस माध्यम में H प्लस आयनों के लॉगरिथम मान को, ऋणात्मक लॉगरिथम मान को काउंट किया जाता है। और जो अपनी पीएच स्केल होती है इसमें निर्धारण के लिए 7 अंक से यदि इस लॉगरिथम H प्लस आयनों का मान कम हो, 7 से यदि कम हो तो यह अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, तथा 7 से अधिक होने पर यह क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो वह उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय प्रवृत्ति का, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। और अपनी जो लार होती है यह 5.5 से 6.5 के मध्य होती है, तो यह हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। इसीलिए हम हल्का क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन प्रयोग करते हैं, जिससे अपने दांतों में किसी भी प्रकार की बीमारी न हो, उनका शरण न हो। ये जो पोर्शन है मित्रों यह ग्रसनी कहलाता है। इसके अंदर कान से आने वाली यूस्केटियन ट्यूब्स आकर मिलती है। यूस्केटियन ट्यूब के मिलने के कारण हमें रिकॉर्डिंग ध्वनि और सामान्य ध्वनि में अंतर मालूम होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। जो नाक से जुड़ा हुआ है यह नासाग्रसनी, मुख से जुड़ा हुआ भाग मुखग्रसनी, तथा यहाँ पर जो अपना स्वर का निर्माण करता है लैरिंग्स, तो जो कंठ है इससे जुड़ा हुआ भाग कंठग्रसनी कहलाता है। तो इसके मित्रों 3 भाग हैं, नासाग्रसनी, नेजोफेरिंक्स, मुखग्रसनी, ओसोफेरिंक्स, तथा तीसरा है अपना लेरेसोफेरिंक्स या कंठग्रसनी। यह मित्रों श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। इसके बाद मित्रों जो अपना भोजन होता है यह
ओसोफेगस के अंदर चला आता है। ओसोफेरस 24 सेंटीमीटर लंबा मार्ग होता है। यह यहां से आमाशय तक 24 सेंटीमीटर लंबा मार्ग होता है, जो भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें मित्रों क्रमांकुंचन प्रक्रिया द्वारा भोजन आगे खसकता है। जिस प्रकार एक नली के अंदर कोई ठोस पदार्थ भरा हुआ है और हम उसको दबाते जाएं और वो आगे खसकता जाएगा, ठीक यही क्रिया यहाँ पर होती है। जैसे ही भोजन इस नली में प्रवेश करता है तो यहाँ की कोशिकाओं के अंदर सिकुड़न होता रहता है और भोजन आगे खसकता रहता है और भोजन अपना आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो तीसरा पार्ट है मित्रों अपना ओसोफेगस या ग्रास नलिका। यह मित्रों 24 सेंटीमीटर लगभग लंबी नली है। जो भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया यहां से यहां तक भोजन केवल गमन करता है, किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया ओसोफेगस के अंदर नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों हम आमाशय के बारे में। चौथा जो पार्ट है मित्रों वह है आमाशय, स्टोमक। स्टोमक के अंदर मित्रों मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है मुख्यतः। आमाशय के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है, अधिकांशतः प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय के मित्रों 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, फंडस और तीसरा होता है मित्रों पाइलोरिक। जठर आगम, हिंदी में बोलते हैं जठर आगम। फंडस को फंडस ही कहा जाता है तथा पाइलोरिक भाग जो है इसे जठर निर्गमनीय भाग कहा जाता है। जठर निर्गम्य, ये इसके हिंदी नाम है। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक आमाशय के 3 भाग हैं। इसके अंदर मित्रों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है जो गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव करती है। आमाशय के अंदर हम प्रोटीन के पाचन की क्रियाविधि समझते हैं, तो इसके अंदर मित्रों गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है जो मुख्यतः गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। तो आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां। यदि आपको कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑक्सेंटिक सेल कहा जाता है इन्हें, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं मित्रों आपके आमाशय के अंदर HCl का स्राव करती है जो तीव्र अम्ल होता है। यह आमाशय के अंदर भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिसका pH मान 1.8 हो जाता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है। इसके अलावा बात करें आमाशय के अंदर पाचन क्रिया के बारे में, पाचक एंजाइमों के बारे में, तो इसमें मुख्यतः
एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं अपने पेप्सिन, रेनिन, HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज। मित्रों, HCl की उपस्थिति में जो अपना प्रोरेनिन है वह रेनिन में बदल जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को कैसिनोजन प्रोटीन में बदलने में सहायता करता है। इसके अलावा मित्रों, जो आपका HCl है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यह पेप्सिन आपके प्रोटीन को यह पेप्सिन आपके प्रोटीन को आगे प्रोटियोज में बदलता है। तथा प्रोटियोज जो है इसी पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुख्यतः जो प्रोटीन का पाचन होता है यह अपने आमाशय के अंदर होता है। इसके अलावा बात करें हम मित्रों छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, तो मनुष्य के अंदर जो आंत की लंबाई होती है वह टोटल 22 फीट होती है। बात करें मित्रों आंत की इंटेस्टाइन की, तो इसकी मनुष्य के अंदर जो लंबाई होती है वह लगभग 22 फीट होती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग छोटी आंत, छोटी आंत जो मित्रों आपको नजर आ रही है यह लंबाई में लंबी और व्यास में छोटी होने के कारण इसको छोटी आंत कहा जाता है, क्योंकि इसका व्यास 1 सेंटीमीटर ही होता है, जबकि बड़ी आंत का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो छोटी आंत की बात करें तो मित्रों इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई जो होती है इसकी लगभग 17 फीट होती है। 17 से 18 फीट लगभग। छोटी आंत के मित्रों 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। आमाशय के अंदर HCl, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस ये सभी मिलने के बाद भोजन अम्लान कहलाता है, काइम कहलाता है। यानी आमाशय के अंदर भोजन क्या कहलाता है? काइम। यह काइम जब ड्यूडेनम में आता है, छोटे आंत में आता है, तब इसमें ये जो आपका गॉल ब्लैडर है यकृत का, इसमें से बॉयल जूस का पीत रस का स्रवण होके ड्यूडेनम पार्ट में आके मिलता है। पीत रस में पाचक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन पर क्रिया करते हैं और
इसके बाद भोजन जो होता है अपना ड्यूडेनम से जेजुनम में आता है, अग्र क्षुद्रांत्र में आता है। अग्र क्षुद्रांत्र के अंदर अपना जो अग्नाशय है, जो पैनक्रियाज है, यह पैनक्रियाटिक जूस का श्रवण करता है तथा अग्र क्षुद्रांत्र के अंदर ये जो पैनक्रियाटिक जूस आके मिलता है। उसके बाद भोजन जो होता है वो अपने इलियम के अंदर आता है, क्षुद्रांत्र के आगे अंदर आता है। तो यहाँ पर छोटी आंत के अंदर क्षुद्रांत्र भाग में आंत्र रस आकर कायम पर क्रिया करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के आने के कारण छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन होने के बाद छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों द्वारा उस भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष बचा अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में भेज दिया जाता है तथा बड़ी आंत से होते हुए ये अपने रेक्टम में आकर इकट्ठा होता है, जहां पर जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होने के बाद में इसे गुदा द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो मित्रों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद बात करते हैं हम बड़ी आंत की। तो मित्रों, बड़ी आंत जो होती है वह व्यास में 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसी कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है तथा इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 5 फीट होती है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के एंजाइम आकर नहीं मिलते, अर्थात बड़ी आंत में किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता। इसका मुख्य कार्य केवल जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। तो बड़ी आंत का कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। इसके बाद भोजन को उत्सर्जित कर दिया जाता है। मित्रों, बड़ी आंत से सटा हुआ एक पोर्शन होता है जो लगभग 2 इंच लंबी एक कर्मी रूपी परिशेषिका होती है। गोल गोल घूमी हुई एक नस पाई जाती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसका प्रारंभ में सेल्यूलोज के पाचन में योगदान होता था, जो अभी वर्तमान समय में एक अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पर पाई जाती है अपने कर्मी रूपी परिशेषिका, या इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हुआ मित्रों अपने आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सामान्य जानकारी। आगे की जानकारियां किस प्रकार भोजन पचता है तथा पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों के बारे में हम अपने नेक्स्ट अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।